एंड्रॉइड वर्सेस एप्पल में काफी ज्यादा कंपैरिजन करते हैं। कई बार हम सॉफ्टवेयर को लेकर करते हैं, कई बार एनिमेशन स्पीड को लेकर करते हैं, कई बार परफॉर्मेंस को लेकर भी कंपेयर किया जाता है, और सबसे फेमस कैमरा कंपैरिजन तो आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन एक और एक ऐसा कंपैरिजन है जो शायद करना चाहिए लेकिन कई सारे लोग करते नहीं है, और वो होता है सिक्योरिटी वाली चीज। अगर मैं सिक्योरिटी के अंदर बात करूं, एप्पल हमेशा से थोड़ा सा आगे निकला रहता है। यानी कि सब लोगों को पता है कि एप्पल के अंदर एक क्लोज्ड इकोसिस्टम है, कोई भी बाहर के आप एपीके डाउनलोड नहीं कर सकते हो, सिक्योर इनक्लेव मिलता है, यहाँ तक उसके अंदर आ पाना किसी भी मालवेयर के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी आपने कहानियां तो सुनी होगी ना सोशल मीडिया पे कि यार एप्पल के आईफोन को हैक कर लिया गया, iCloud जैसी चीज को भी हैक कर लिया जाता है, यहाँ तक कि मोबाइल के कैमरास वगैरह इन सब चीजों को भी हैक कर लिया जाता है। इसके बावजूद भी हर iOS के अपडेट में एप्पल इसे पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। और इवन एक पुरानी कहानी तो आप लोगों ने सुनी है ना, जब एक किसी क्रिमिनल का आईफोन अनलॉक करना था, एप्पल वो अनलॉक कर सकता था लेकिन एप्पल ने नहीं किया, फिर किसी थर्ड पार्टी फर्म ने उसे अनलॉक करके दे दिया था। इस तरीके की भी कहानी और किस्से हम लोग सुनते रहते हैं। लेकिन मार्केट के अंदर सिक्योरिटी के मामले में एक और इससे भी एडवांस चीज है जिसके बारे में शायद लोग नहीं जानते। इवन मैं बात करूं सैमसंग के नॉक्स की। अब सैमसंग नॉक्स के बारे में आपको पता है, कई सारे सैमसंग के फोन में आता है नॉक्स सिक्योरिटी रहती है, एक सेपरेट एरिया रहता है जहां पे रख सकते हो, अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हो, सिक्योर फोल्डर जैसी चीजें देखने को मिलती है। लेकिन कभी आप लोगों ने सोचा कि नॉक्स सिक्योरिटी क्या वाकई में क्या एप्पल की सिक्योरिटी से ज्यादा बेटर है? शायद हो भी सकता है, क्योंकि नॉक्स के अंदर आपको लिटरली हार्डवेयर लेवल की सिक्योरिटी मिलती है जो आमतौर पे आपको एप्पल में देखने को नहीं मिलती है। एप्पल में हाँ सिक्योर इनक्लेव है, लेकिन वो सारे ज्यादातर जो सॉल्यूशन है वो इकोसिस्टम और सॉफ्टवेयर बेस्ड है, लेकिन हार्डवेयर बेस्ड सॉल्यूशन नॉक्स सिक्योरिटी में देखने को मिलता है। और शायद यही एक रीजन है कि नॉक्स सिक्योरिटी को कई सारी गवर्नमेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट्स हो गई, कई सारी कंट्रीज हो गई, वो उसको रिकॉग्नाइज करती है कि यार हमारा ऑफिशियल है, अगर ये कोई फोन यूज करेगा तो सैमसंग का यूज करेगा, इसके अंदर नॉक्स सिक्योरिटी आपको एंटरप्राइज ग्रेड की देखने को मिलती है। ये चीज ज्यादातर लोगों को पता नहीं है इस बारे में, क्योंकि हार्डवेयर लेवल की चीज आपको देखने को मिल रही है, हार्डवेयर प्रोटेक्शन है। अब इसमें बेसिकली बात है कि अगर आपने सिक्योर फोल्डर, अपना सेंसिटिव डेटा एक जगह रखा है और कोई भी अगर हैकर उससे ओपन करने की या कोई भी ऐप इसे अनऑथराइज्ड एक्सेस करने की कोशिश करता है, पहले तो नहीं कर पाएगा, और कोई भी अगर छेड़छाड़ यहाँ पे करेगा तो फ्यूज लगा हुआ है, बेसिकली फ्यूज के चलते ही यहाँ पे पूरा का पूरा डेटा रिमूव हो जाएगा, फिर वो रिकवर नहीं किया जा सकता। इसलिए सेंसिटिव डेटा को रखने के लिए नॉक्स सिक्योरिटी को रखा जाता है। इसके साथ ही यहाँ पे सिक्योर बूट हो गया, कर्नल को प्रोटेक्ट करना हो गया, और ऑपरेटिंग सिस्टम को पूरी तरीके से कंट्रोल करना होगा। यानी कि आमतौर पे एंड्रॉइड के अंदर हैकिंग वगैरह जो प्रॉब्लम्स आती है, किस तरीके से आते हैं, आपने कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट से मैलिशियस ऐप डाउनलोड कर ली, कोई एपीके डाउनलोड कर ली, उसने पूरे मोबाइल फोन को आपस में कंट्रोल में ले लिया, जिस कारण से यहाँ पे आपको पता भी नहीं है लेकिन मोबाइल फोन का सारा डेटा, सारी इंफॉर्मेशन, इवन आपकी कॉल रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होकर चली जाती है, माइक्रोफोन को एक्सेस कर लिया जाता है, कैमरास एक्सेस कर लिए जाते हैं। हमने ऐसा हॉलीवुड की फिल्मों में देखा, और लेकिन इस टाइप की चीजें रियल में भी होती हैं, और इन सब से लड़ने के लिए यहाँ पे नॉक्स सिक्योरिटी वगैरह डिजाइन किया गया था ताकि ये सारी चीजें कम से कम हो और हार्डवेयर लेवल पे सिक्योरिटी दी जा सके, ताकि मोबाइल फोन के अंदर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो वहीं पे लिमिटेड रहे, जिस वजह से नॉक्स सिक्योरिटी और एप्पल के इकोसिस्टम थोड़ा अलग हो जाता है। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि एप्पल ज्यादा बेटर हो गया या सैमसंग को ज्यादा बेटर कहूंगा, दोनों अपनी जगह जगह अच्छे, लेकिन दोनों का जो कंबाइंड सॉल्यूशन है ये मिले, और बाकी अगर एंड्रॉइड कंपनीज भी अगर से अपना है तो वो बेटर चीज है। इसके साथ ये एक बात देखिए कि सैमसंग वालों ने पिछले कुछ समय में अपडेट के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया, स्पेशली 7 ईयर के अपडेट, क्योंकि आमतौर पे एप्पल चलो 5 साल का अपडेट यहाँ पे प्रोमिस करता है, लेकिन कई बार ज्यादा भी दे देता है, लेकिन 7 साल का अपडेट देख के गारंटीड अपडेट वाली सिचुएशन लाए, वो मेरे को अच्छा लगा। मान लीजिए क्योंकि S25 आने वाला है, अब S25 के लॉन्च के बाद कई सारे लोग मैं जानता हूँ जो S24 लेने के लिए बैठे हैं, स्पेशली S24 अल्ट्रा, क्योंकि उन्हें पता है 7 साल के अपडेट मिलेंगे, लेकिन एक अपडेट मिल चुका है, तो अब 6 मेजर अपडेट तो मिलेंगी ना उस फोन के अंदर। अब 6 मेजर अपडेट हम लोग मजे यहाँ पर ले लेंगे, 6 साल फोन को चला लेंगे। ये चीज पर भी यहाँ पर देखा तो सैमसंग यहाँ पे खेल रहा है, जहाँ पे एप्पल के लिए काफी बड़ा टफ कंपटीशन हो सकता है आने वाले समय में, और सैमसंग देखा तो पूरी की पूरी अब ये कोशिश कर रहा है कि कैसे एप्पल के आईफोन से जो लोग होते हैं वो सैमसंग के ऊपर शिफ्ट हो। एक सिंपल सी चीज बताओ, जहां पहले एंड्रॉइड से आईफोन में जाना मुश्किल था, वो चीज एप्पल इंक्रीज करी, एप्पल पूरा व्हाट्सएप डेटा यहाँ पे ले जाना चालू कर दिया। लेकिन उसके बाद सैमसंग ने अपोजिट किया, उसने ये किया कि यहाँ पे अगर लोग एप्पल के पीछे जा सकते तो उसका अपोजिट करना भी शुरू करो, तो एप्पल से डेटा ट्रांसफर करना सैमसंग के अंदर वो उन्होंने और ज्यादा इजी कर दिया, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आईफोन से सैमसंग के गैलेक्सी फोन के ऊपर मूव ऑन कर सके। ये चीज थी। इसके साथ यहाँ पे एक और क्रिटिसिज्म मिला था सैमसंग को एनिमेशन और स्पीड्स को लेके, कि वो इतनी ज्यादा फ्लूइड और इतनी ज्यादा स्मार्ट नहीं होते, लेकिन फीचर्स आप लोग अच्छे देते हो। One UI 7 आ रहा है, One UI 7 में सबसे बड़ी चीज वो लेकर आए है यूजर इंटरफेस के अंदर चेंजेस करना, एनिमेशन को फास्ट और स्मूथ करना, ताकि एप्पल के आईफोन से भी ज्यादा बेटर यहाँ पे निकल सके। इसके साथ सैमसंग देखा जाए तो अपने इकोसिस्टम वाले प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम कर रहा है और अपने आप को पहले से ज्यादा सिक्योर कर रहा है। इकोसिस्टम वाइज बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ और सैमसंग के टैबलेट और सैमसंग अपने एक अलग इकोसिस्टम बना रहे हैं, जहाँ पे सैमसंग
आईडी के साथ सारी चीज आपस में पेयर की जा सके, तो वहां पे उन्होंने कुछ काम किया। और ऑब्वियसली एप्पल की तरफ से एप्पल इकोसिस्टम आपको देखने मिलता है। लेकिन भाई बात करें एक और चीज होती है कैमरास की। कैमरास में हमें अक्सर पता है कि एप्पल के आईफोन को लेते हैं कि कैमरा के लिए ले रहे हैं, हमें इसके अंदर कैमरा अच्छा मिलेगा। लेकिन सच बात है कि सैमसंग की गैलेक्सी S24 लाइनअप देखिए, कभी भी आपने अगर अल्ट्रा फोन अगर आपने देखा है ना, उसके अंदर कैमरा बहुत ज्यादा सुपीरियर मिलता है कंपेयर टू फोटोग्राफी के अंदर। तो एक अच्छा ऑप्शन मिल ही जाता है, इवन वीडियोस के अंदर भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। और जो एक मिथ बना हुआ है ना कि आईफोन एक अच्छा कैमरा देता है, यार ऐसा कोई मिथ नहीं है। क्योंकि सच बात बताऊं, आईफोन के अंदर मान लो कैमरा अच्छा है, चीजें बेटर थोड़ी मिल जाती है, देखने में कई बार चीजें अच्छी लगती हैं, लेकिन आईफोन के अंदर कैमरे के अंदर भी प्रॉब्लम है। सबसे पहली बात, लेंस फ्लेयर वाला इशू मैंने बहुत आईफोन्स में देखा कि लेंस फ्लेयर बहुत ज्यादा मिलता है। ये चीज आपको एंड्रॉइड के अंदर इतनी ज्यादा देखने को नहीं मिलती है। इवन मैंने खुद ने देखा कि फोटोग्राफी के अंदर वीवो जैसी कंपनी अपने X सीरीज के फोन में बहुत ही कमाल का कैमरा, बहुत ही कमाल की फोटोज ले लेती है। S24 अल्ट्रा कमाल की फोटोज ले लेता है। कई बार आईफोन थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा पीछे होता हुआ लगता है, क्योंकि वहां पे आना कई बार आपको मैनुअल कंट्रोल जैसी सारी चीजें आपको देखने को नहीं मिलती। इसके साथ ऑब्वियसली बात करें तो बैटरी के अंदर डेवलपमेंट में एंड्रॉइड के अंदर बहुत ज्यादा देख रहा हूँ। सैमसंग ने भी बैटरी के अंदर यहाँ पे काम कर रही है और बैटरी की हेल्थ मेंटेन उन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से करी है, ताकि लोग जो रहते हैं ना वो लंबे समय तक फोन चलाते हैं। अगर लंबे समय तक फोन के अंदर बैटरी के अंदर डिग्रेडेशन कम से कम होगा तो अच्छी चीज है। इवन बैटरी कैपेसिटी को भी लेकर काम किया था, और आज के समय में जब कंपनी 6000-7000 mAh बैटरी वाले फोन ला रही है, ये काम भी सैमसंग जैसी कंपनी ने बहुत सालों पहले 7000 mAh बैटरी वाला फोन निकाल दिया था। अब उम्मीद करता हूँ कि फ्लैगशिप में भी स्लिमनेस मेंटेन करते हुए बड़ी बैटरी वाला फोन निकाले। इसके साथ एक जो चीज मैंने एक और ऑब्जर्व करी वो है चार्जिंग को लेके। कभी भी एप्पल के आईफोन में ना चार्जिंग हमेशा बहुत ज्यादा स्लो मिलती है। सैमसंग की 25 वाट कई बार सुपर चार्जर लगती है उसके सामने, और 50 वाट 100 वाट तो छोड़ दो। लेकिन आज सैमसंग का एक बैलेंस्ड अप्रोच है, थोड़ी सी स्लो लगेगी लेकिन आईफोन की लिटरली आज भी काफी ज्यादा स्लो लगती है। इसके साथ एक इंटरेस्टिंग चीज मैंने यहाँ पर ये देखी है, कई लोग यहाँ पे एक्यूज करते हैं कि एंड्रॉइड में कंसिस्टेंट अपडेट नहीं आते। देखो सैमसंग ने वाली चीज सॉल्व करी अपने फ्लैगशिप महंगे फोन के लिए कि एक लिमिट के बाद अगर आप सैमसंग का फोन लोगे उसके अंदर अपडेट मिलेगा। और अपडेट के अंदर सैमसंग कई बार इतना अच्छा काम करती है कि लगातार हर महीने अपडेट देती है, और कुछ केसेस में गूगल पिक्सल से पहले अपडेट दे देती है। ये फ्लैगशिप फोन के लिए दिया है। लेकिन हाँ, एक बात बता देना चाहूंगा कि सैमसंग को किसी एंड्रॉइड कंपनी जो दूसरों से कंपेयर मत करना, क्योंकि सैमसंग क्या करती है अपने पुराने फोन्स को भी टाइम पे अपडेट दे देती है। बाकी सारी कंपनीज क्या करती है, एक फ्लैगशिप फोन निकाला, 6 महीने बाद दूसरा फोन निकालेंगे, फिर अपने पुराने फोन को भूल जाएंगे कि हाँ भाई उसे भी अपडेट देना था। ये चीज सैमसंग में देखने को नहीं मिलती। और इसके साथ ही आफ्टर सेल सर्विस के ऊपर काम किया, कुछ अच्छे सर्विस सेंटर वगैरह भी है। लेकिन हाँ, ये भी देखिए कि बजट फोन, मिड रेंज फोन ऐसे रहते हैं जहाँ पे थोड़ा सा और बेटर सर्विस आज भी थोड़ी प्रोवाइड की जा सकती है। ऊपर से यूआई देखा तो सैमसंग का वन यूआई मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है, काफी ज्यादा फ्लूइड है। अगर बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तो हाँ यार, सैमसंग की गैलेक्सी AI कंपेयर टू आईफोन ज्यादा फोन्स में आती है। अगर मैं एप्पल की एप्पल इंटेलिजेंस की बात करूं, कितने मोबाइल फोन्स आपको देखने को मिलेगी। आईफोन 15 प्रो मैक्स हो गया और आईफोन 16 की लाइनअप हो गई। यहाँ पे अपने पिछले साल के कई सारे फोन्स के अंदर गैलेक्सी AI लेकर आए, तो गैलेक्सी AI आज भी ऑलरेडी काफी ज्यादा एडवांस हो चुकी है। सर्कल टू सर्च जैसी बेसिक चीजें, लेकिन समराइज वगैरह करना, मोबाइल फोन के अंदर डेटा वगैरह प्रोसेस करना, इमेज एडिट करना, कई सारे फीचर थोड़े अच्छे लगते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहूँ कि प्रॉपर ही आपको AI देखने को मिल रही है, लेकिन हाँ फीचर ऐसे अगर आप इनका यूज करोगे डे टू डे यूज में आपको यूजफुल लग सकते हैं। सर्कल टू सर्च काफी ज्यादा यूजफुल लगता है जब आपको कुछ चीज सर्च करनी है, या फिर ऑब्जेक्ट इरेजर का यूज करना है, स्मूथली काम करती है। एप्पल को शायद उस लेवल पे आने पे थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लग जाएगा। और ऑब्वियसली नंबर ऑफ डिवाइसेस गैलेक्सी AI वाले कंपैरेटिवली ज्यादा एज कंपेयर टू एप्पल इंटेलिजेंस। बस एप्पल के पास एक ही प्रीमियम ब्रांड वैल्यू के साथ यहाँ पे चल रहा है। सिक्योरिटी की लोग उसे लेना कंसिडर करते हैं और कंज्यूमर लेवल पे कुछ हद तक सिक्योरिटी है, लेकिन अगर बात करें टोटल सिक्योरिटी की तो हाँ यार, टोटल सिक्योरिटी आज भी आईफोन में वैसी देखने को नहीं मिलती। कई बार सैमसंग सिक्योरिटी वाइज मेरे को ज्यादा बेटर लगता है जब हम नॉक सिक्योरिटी वगैरह लेते हैं। हालांकि अगर आप उसमें APK वगैरह इंस्टॉल करेंगे तो उससे कुछ मैलिशियस वायरस वगैरह अगर आ रहा है तो हम वहां पर हो सकता है। इसलिए मैं मना करता हूँ कि APK वगैरह को थोड़ा अवॉइड करें, ट्रस्टेड सोर्स से डाउनलोड करें। फिर भी अगर मैं कंपेयर करूँ सिक्योरिटी वाइज सैमसंग और एप्पल को ना, तो सैमसंग प्रीमियम के अंदर नॉक सिक्योरिटी के अंदर थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा आगे निकलता है। तो हाँ यार, देख के काफी अच्छा लगा। लेकिन एक फीडबैक रहेगा सैमसंग वालों के लिए कि सैमसंग वाले जो प्रीमियम में जो अपनी नई नई टेक्नोलॉजीज, नई नई चीजें डाल रहे हैं, उससे अगर थोड़े सस्ते फोन में भी लेकर आने लगे ना, खास तौर पे A सीरीज, M सीरीज, F सीरीज में, तो भी मजा आ जाएगा। सॉफ्टवेयर अपडेट A16 के अंदर 6 ईयर्स के लेकर आए, लेकिन हाँ वहाँ पे प्रोसेसर्स के ऊपर और काम करे, थोड़ा बेटर बनाए, लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट्स को बनाए कि लंबे समय तक सर्वाइव करे, और सॉफ्टवेयर अपडेट भी मिल रहे हैं तो नए वर्जन के सॉफ्टवेयर अपडेट को भी अच्छे तरीके से झेल ले, तो वो एक अच्छी चीज होगी यहाँ पे। तो देखा जाए तो यार ये कहानी है सैमसंग वर्सेस एप्पल की। बाकी आप लोग बताइए कि यहाँ पे सैमसंग और एप्पल में आपकी चॉइस यहाँ पे क्या रहेगी। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आप सुनता हूँ अपने अगले वीडियो के अंदर। गुड बाय।